एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी के इस लाइव सत्र में जुड़ने वाले अपने सभी दर्शकों का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत भी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी। मिशन आत्मनिर्भर भारत तभी सफल हो सकता है जब हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इन सारी बातों को समझते चलें। अपने कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सपर्ट टॉक की तरफ। हमारे साथ होंगे आईआईडी के चेयरमैन सीए मुकेश शुक्ला जी, जो हमसे बहुत विस्तार में बात करेंगे एक खास विषय पर, और ये विषय होगा क्लस्टर फंडिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे आज हमारा जो दिन है ये हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें रूरल इंडिया के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और सोशल इंटरप्राइजेस के बारे में। जब भी हम बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्लस्टर, क्योंकि जब भी आपने इसका नाम सुना होगा तो क्लस्टर जो है वो ज़्यादातर वो आर्टिजन्स जो होते हैं, जो एक तरीके का काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, या तो उनका या छोटी यूनिट जो एक ही जगह पे एक ही तरीके के प्रोसेसिंग में या एक ही तरीके के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है, तो उनको क्लस्टर कहते हैं। तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई है उसका एक बहुत ही फोकस्ड प्रोग्राम है। इससे पहले भी इसमें काफ़ी फोकस रहा है, अलग अलग टाइप में, अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है और इसके प्रोसीजर को बहुत ही जो है वो फास्ट किया गया है। पहले आपको इस जो इनकी स्कीम थी उसमें काफ़ी समय लगता था, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होती थी, उनको बहुत कम किया गया है। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, ये बेसिकली किसके लिए एप्लीकेबल है, और इसमें आप 5 करोड़ रुपए तक ग्रांट पा सकते हैं। तो इसलिए रुके रहिए, आप इस पूरे प्रोग्राम को समझिए। अगर आप कोई भी तरीके से इंटरेस्टेड हैं, जो है वो रूरल इंडिया के लिए काम करने के लिए, आर्टिजन्स के लिए काम करने के लिए, कारीगरों के लिए काम करने के लिए, गांव के लोगों को काम करने के लिए, या उनमें से एक आप है, तो आपको ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर समझना पड़ेगा। और ये बहुत ही जो है वो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है। तो हम ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसा जो भी आर्टिजन्स हैं या जो यूनिट्स हैं उनके लिए एक ऐसा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, ऐसा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया जाता है, ऐसी फैसिलिटीज उनको ट्रेनिंग और उनकी अपस्किलिंग के लिए दी जाती है जो उनके प्रोडक्ट को क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सके, उसको मार्केट दे सके। उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है कि उनकी वेजेस और उनका जो आर्टिजन्स हैं उनकी वेजेस में इंप्रूवमेंट हो सके, उनकी जो प्रोडक्ट बनाने या उनकी कार्यक्षमता है उसमें वृद्धि हो सके, और इसमें पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत इसको मार्केट देने की भी कोशिश की जाती है, जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे आप सभी ने जानते हैं कि KVIC की जो है वो नोडल एजेंसी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जो है वो खादी बोर्ड्स भी काफ़ी सारे नोडल एजेंसीज और बहुत सारे नोडल एजेंसीज हैं। तो इसके स्टेक होल्डर में मेनली 4 लोग होते हैं। एक नोडल एजेंसी होती है, एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का मतलब है जो एनजीओ या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करने के लिए अपना प्रपोजल देता है। फिर इसमें टेक्निकल एजेंसी होती है। टेक्निकल एजेंसी वो होती है जो पूरे जो आपके लिए DPR बनाती है, जो आपके लिए पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती है, जो आपके लिए मेनली मशीन सेलेक्ट करती है, जो आपके ट्रेनिंग को पूरा एक प्रोसेस, जो आपकी सोच है या जो आपके ग्रुप है या जो आपका क्लस्टर है उसको एक लीगल शेप में लाती है और उसको एग्जीक्यूट कराने तक सारी जिम्मेदारी लेती है। तो ऐसी टेक्निकल एजेंसीज का पार्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो जो क्लस्टर्स हैं या जो आर्टिजन्स हैं वो इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके थ्रू ये रन होती है। तो आज हम 2 स्कीम पे बात करेंगे जो बहुत फोकस्ड स्कीम है। एक स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जैसे हम सुनते आ रहे हैं, दरी है, खादी है, जो हमारी हैंडलूम है, जो हमारे बी कीपिंग है, या कोई भी ऐसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, वो ब्लैक पोल्ट्री का बिजनेस है, कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जहाँ पे आर्टिजन्स पहले से हैं, कारीगर पहले से हैं, उनको जो है वो फिर से उनकी ट्रेडिशनल जो आर्ट है उसको निखारने के लिए, उसको जो है वो उसको रीजनरेशन करने के लिए, उसको मार्केट देने के लिए, उस प्रोडक्ट को और नई डिज़ाइन के साथ, नए ट्रेनिंग इक्विपमेंट के साथ, उनके ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और CFC डेवलपमेंट करने के लिए, इसको हम स्फूर्ति स्कीम के तहत कहते हैं। एक और है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, MSECDP।
ये जो प्रोग्राम है ये ज्यादातर वहां पे है जहां पे छोटी छोटी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो एक ही तरीके के बिजनेस में लगी हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट को प्रोसेस करती हैं, एक ही तरीके की एनर्जी यूज करती हैं, एक ही तरीके की टेक्नोलॉजी यूज करती हैं और एक ही तरीके से काम कर रही हैं। उनको सपोर्ट देने के लिए ये जो है MSECDP प्रोग्राम है। तो ये दोनों क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये कैसे काम करते हैं, कैसे इसमें आपको फंड मिल सकता है, क्या आपको करना चाहिए, हम अब इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप मान लिया कि आप एक एनजीओ रन करते हैं, आपका एक एनजीओ जो है वो ये काम करना चाहता है लोगों के साथ जो इस तरीके के ट्रेडिशनल बिजनेस में या इस तरीके के क्लस्टर की छोटी छोटी यूनिट्स कहीं पे रन कर रही हैं, या आप ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उनको आप उनका आधार, उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनको इसके लिए, इस स्कीम के लिए मोटिवेट करेंगे और उनके साथ आप इसकी जो भी एजेंसी है, जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनेगी, वो एनजीओ है, उसके साथ इन लोगों का एक SPV फॉर्म होगी और ये लोग जाके कोई भी, जैसे हमने आपको कहा KVIC है, विलेज इंडस्ट्री, जो भी नोडल एजेंसीज है वहां पे ये प्रपोजल देती हैं। आप वहां जब आप प्रपोजल अपना देंगे तो आपके पास मिनिमम 2 तरीके से कैटेगरी है। आपके पास 250 या 250 से ज्यादा, मतलब आपके पास 500 तक आर्टिजन्स है, कारीगर है, तो आप उनका ये सारा डिटेल लेके और आपको किस एक्टिविटी के लिए काम करना है, उस एक्टिविटी में क्या जो हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट है, जो मशीन है, जो जगह है, जो उसका शेड है, जो उसके लिए एक ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जो उसके कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट करने के लिए, जो कॉमन ऐसी टेक्नोलॉजी देने के लिए जो उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर सके, जो उनके प्रोडक्ट को एक अच्छी पैकेजिंग दे सके, जो उनके प्रोडक्ट को एक अच्छा स्टोरेज दे सके जहाँ पे काफी दिनों तक वो स्टोर हो सके, जो उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके, जो उनको एक ऐसी फैसिलिटी दे सके जो एक कॉमन इंटरेस्ट में वो सारे आर्टिजन्स या सारी यूनिट्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो ये क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर सिमिलर एरिया है, सिमिलर प्रोडक्ट है और सिमिलर टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो हम बात करते हैं छोटी छोटी यूनिट्स की। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अगर आर्टिजन्स हैं जो किसी ट्रेडिशनल आर्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो आर्टिजन्स, वो कारीगर जो इस काम में लगे हुए हैं, वो लोग इस क्लस्टर का पार्ट होते हैं। तो स्फूर्ति के अंतर्गत तो ये दोनों चीजें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें आपस में अगर वो अपने प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उनको मार्केट देने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन भी रहता है और उनका जो प्रोडक्शन है वो सिमिलर प्रोसेस हो रहा है, उनको सिमिलर एनर्जी और टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, उनके पोल्यूशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट जो भी है वो कॉमन है, उनकी मार्केटिंग टेक्नोलॉजी या स्ट्रेटजीज या जो मार्केट है वो कॉमन है, उनका कम्युनिकेशन चैनल कॉमन है, उनका जो है वो सिमिलर टाइप की जो है वो उनके पास अपॉर्चुनिटी या सिमिलर टाइप के कंपटीशन उनके बीच में होने चाहिए, तभी वो इस पर्टिकुलर क्लस्टर का पार्ट माने जा सकते हैं। अलग अलग तरीके के अलग अलग आर्टिजन्स, अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग तरीके के काम करने के वाले लोग एक क्लस्टर का पार्ट नहीं हो सकते। क्लस्टर के लिए हमने आपको फिर बताया कि सिमिलर प्रोडक्ट होना चाहिए या सिमिलर टाइप की सर्विसेज रेंडर होनी चाहिए, या वो प्रोडक्ट जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो कॉमन होनी चाहिए, उनकी मार्केट कॉमन होनी चाहिए, कंपटीशन उनका या मार्केट जहां पे वो कर रहे हैं या जो उनके चैलेंजेस हैं वो कॉमन होने चाहिए। इसका मेनली जो रोल है वो प्रमोट करना है कि टेक्नोलॉजिकल जो उनके इश्यूज हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल यूनिट या एक इंडिविजुअल व्यक्ति उतनी मशीनें अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए नहीं लगा सकता, लेकिन कॉमन अगर फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया जाता है तो ये सारा कुछ किया जा सकता है। उनकी स्किलिंग, वो हो सकता है कि उनके पास वो जो है हुनर तो हो, लेकिन वो उसकी अपस्किलिंग करना बहुत जरूरी है, नई टेक्नोलॉजी के तहत, नए डिजाइन के अकॉर्डिंग, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, तो स्किलिंग बहुत जरूरी है। फिर जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक क्वालिटी का होना चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट अलग अलग क्वालिटी का बना रहे हैं तो उसको मार्केट नहीं मिल सकती, तो उसमें क्वालिटी पे कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी है कैपिटल। उनके पास जो फंड नहीं है तो वो एक आदमी फंड नहीं लगा सकता, लेकिन मिलके लोग मार्जिन लगा देते हैं और गवर्नमेंट ग्रांट देती है, तो एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड भी हो जाता है। और साथ में क्योंकि मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जब एक जगह एक जैसा प्रोडक्ट बनता है और एक जैसी उसकी ह्यूज क्वांटिटी में बनता है तो उसको मार्केट भी अच्छी मिल जाती है, उसके प्रोडक्ट को की डिमांड भी क्रिएट हो जाती है, धीरे धीरे वो सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ग्रांट है वो
बहुत ज़रूरी है। फिर इसके साथ जब ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप हो जाता है तो फिर आपको क्या है कि आप जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो प्रपोजल को सबमिट कर रही है उसके पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि इस टाइप के क्लस्टर्स डेवलप करे अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। सेल्फ हेल्प जो हमने पहले बात की, उसके अलावा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी डेवलप कर सकती है, कम्युनिटी और एसोसिएशंस डेवलप कर सकती है इस टाइप की, और कंसोर्शियम्स बना सकती है अपने प्रोडक्ट कैपेसिटी को, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा कैपेसिटी में बनवाने के लिए। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलपमेंट के लिए या छोटी यूनिट्स के लिए वो फ्लैटेड फैक्ट्री जो है वो कंपाउंड भी या कॉम्प्लेक्सेस का भी इसमें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का भी प्रोविजन किया गया है कि ऐसे छोटी यूनिट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी वो जा सकते हैं। इसके अलावा कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो हमने पहले बताया जहाँ पे ट्रेनिंग, टेस्टिंग, स्टोरेज, प्रोडक्ट स्टोरेज, रॉ मटेरियल का स्टोरेज या किसी तरीके के कोल्ड रूम और इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इन सब के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर को भी इसमें जगह दी जाती है, उसके लिए भी फंड दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमारे क्लस्टर की बात हो गई, अगर हम बात करें कि स्फूर्ति में अगर हम जा रहे हैं और उसमें अगर केवीआईसी की बात करें, केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है जो आप सभी लोग जानते हैं, सेंट्रल बॉडी है। इसका ऑफिस जो है वो मुंबई में है और इसमें जो समाधान एक टेक्निकल एजेंसी भी है जो आपके लिए पूरा प्रपोजल बनाती है, आपके लिए जो है वो गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट करती है और आप इसका पेमेंट भी गवर्नमेंट ही समाधान को देती है। ऐसे इसमें जो पूरा स्कीम है उसके अंतर्गत जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, टेक्निकल एजेंसी और इसकी कॉस्ट भी डिफाइन है। तो खादी को जानने के लिए अगर आप स्फूर्ति में काम कर रहे हैं, अगर वीआईसी में आप प्रपोजल दे रहे हैं, तो खादी विलेज इंडस्ट्री में ज्यादातर इसमें 3 तरीके की यूनिट्स हैं जो खादी इंडस्ट्री से रिलेटेड है या विलेज इंडस्ट्री से रिलेटेड है या क्वायर बोर्ड से रिलेटेड है। ये तीनों पे एप्लीकेबल होता है। जहाँ खादी यूनिट से आप जान ही रहे हैं, जहाँ पे हैंड जो भी हैंड स्पन क्लॉथ बनता है, वो चाहे कॉटन हो, चाहे वूलन हो, चाहे मसलिन हो, चाहे वो सिल्क हो, वो खादी का, उस खादी को ही का ब्रांड वो यूज कर सकते हैं अगर वो केवीआईसी के साथ रजिस्टर्ड है, उनकी रजिस्टर्ड संस्था है, तो ये वो ब्रांड खादी इंडिया का ब्रांड यूज करके, और वो इसके अलावा कोई भी खादी का ब्रांड यूज नहीं कर सकता। अगर आप हैंड स्पन कर रहे हैं और खादी में रजिस्टर्ड है और आप इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आप खादी इंडिया का ब्रांड यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी इस टाइप के आर्टिजन्स हैं जो इन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो स्फूर्ति के तहत जा सकते हैं। विलेज इंडस्ट्री, जैसे हमने आपको बताया कि विलेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन इसमें कैटेगराइज किया गया है कि जो छोटी इंडस्ट्री है जहां पे पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 लाख रुपए है और हिली एरिया उसके लिए 1.5 लाख रुपए है, वो छोटी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, चाहे वो मिनरल वेस्ट हो, जैसे हमने आपको लाइम और पोल्ट्री का बताया, उसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट की हो, बी कीपिंग है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जो है वो हमारी फॉरेस्ट बेस्ड जो मिनरल्स हैं, जो हर्ब्स हैं, इसका है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, एग्रो बेस्ड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कुछ भी, वो ऑयल हो, वो पल्सेस हो, वो फ्रूट हो, वो विलेज, ये सारी विलेज इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। केमिकल और पॉलीमर बेस्ड जैसे लेदर है, नॉन एडेबल ऑयल है, कॉटेज है, इंडस्ट्रीज है, ये सब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, ये सब कुछ इसमें रूरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे हम उसमें बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस टाइप की चीज़ों को भी ले सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर, इसको सबको ले सकते हैं। हैंडमेड पेपर और फाइबर इंडस्ट्री को भी इसके तहत लेते हैं। हैंडमेड पेपर्स और जितनी है इसको भी हम विलेज इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं। और सर्विस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इसका पार्ट हो सकती है। अगर हम लोग कोई भी फैब्रिक, यार्न, एप्रल्स, किसी पे भी गारमेंट्स काम करते हैं तो इसको कवर रोक करके आप स्फूर्ति के तहत अपने को, अगर आपके पास इनके आर्टिजन्स हैं तो आप इसमें 5 करोड़ की ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्वायर इंडस्ट्री भी है। क्वायर इंडस्ट्री जैसे हम जानते हैं कि मेनली केरला में है, उसके अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम, त्रिपुरा में भी क्वायर इंडस्ट्री का बहुत फोकस्ड है। तो जहां पे ये रॉ मटेरियल मिलता है वहां पे क्वायर इंडस्ट्री को भी इसके तहत, स्फूर्ति के तहत, उनके आर्टिजन्स के लिए, उनके जो क्वायर प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी स्फूर्ति के तहत आ सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 तरीके से होती है। अगर आपका रेगुलर क्लस्टर जो है 500 आर्टिजन तक है तो आप को जो है वो 2.5 करोड़ तक की ग्रांट मिलती है। अगर आपका कोई मेजर क्लस्टर कहलाता है जिसमें 500 से ज्यादा आर्टिजन्स, कारीगर हैं, तो आपको जो है वो
इसको 5 करोड़ तक ग्रांट मिलती है, नहीं तो 2.5 करोड़ तक के आप ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी लिमिट है। अगर आप हिली एरियाज में बिलोंग करते हैं तो अगर आप अप्लाई करते हैं स्टार्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल केस में अगर आपके पास 100 आर्टिजन तक है या हिली एरियाज और उसमें 50 आर्टिजन तक है तो भी आप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ग्रांट कम मिलेगी पर आप अप्लाई करेंगे तो आप फिर धीरे धीरे इसमें अपने उस प्रोसेस को, लेकिन आर्टिजन को जिनके लिए अप्लाई करते हैं वो एक ही एरिया के होने चाहिए, उनका बैंक अकाउंट नंबर, उद्योग आधार नंबर आपके पास होना चाहिए और वो यही काम पहले से करते आ रहे हो। इसलिए आप ये नंबर के साथ अपना प्रपोजल देंगे तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाएगी। ग्रांट जो है वो 2.5 करोड़ या 5 करोड़ रुपए तक। अब इसमें जो पैसा जो मिलता है वो भी जान लीजिए कैसे मिलता है। इसमें जो 3 तरीके की कॉस्ट है। सॉफ्ट इंटरवेंशन कॉस्ट है। जो सॉफ्ट इंटरवेंशन कॉस्ट का मतलब है ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, इस टाइप की कोई कॉस्ट है तो उसको 100% तक के पैसा मिलता है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 100% और द जो है वो 10% ऑफ द हार्ड इंटरवेंशन। जो हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट बताई, जहां पे आप CFC बनाते हैं, जहां पे आप ट्रेनिंग की मशीनें लगाते हैं, जहां पे क्वालिटी कंट्रोल लैब डेवलप करते हैं, वो सब हार्ड इंटरवेंशन है। तो उसकी कॉस्ट का 10% या 25 लाख रुपीस, जो दोनों में कम है, वो आपको सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए मिलेगा। हार्ड इंटरवेंशन के में आपको जो भी हार्ड इंटरवेंशन करते हैं उसमें आपको 90% की ग्रांट मिलेगी। पहले बताया सॉफ्ट इंटरवेंशन में आपको पूरी 100% की ग्रांट मिलेगी अप टू 25 लाख रुपीस और 10% ऑफ दी हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट। हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट क्या है? अगर आप कोई भी मशीन, कोई भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कुछ भी अगर इक्विपमेंट लगाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, आप उसके लिए रॉ मटेरियल स्टोरेज बनाते हैं, आप उसमें पावर का फैसिलिटी करते हैं, आप क्वालिटी इक्विपमेंट लैब बनाते हैं, आप पोल्यूशन इक्विपमेंट लगाते हैं, कुछ भी ऐसा करते हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज डेवलप करने के लिए मशीन लाते हैं, तो वो सब हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट में आती है, जिसमें आपके पास पर प्रोजेक्ट मैक्सिमम जो है वो 5 करोड़ तक हो सकती है और 90% इसमें गवर्नमेंट ग्रांट देती है और 10% आपको लगाना पड़ता है जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। अगर हिली एरिया में कर रहे हैं तो 5% आपको लगाना पड़ता है, हिली या नोटिफाइड एरिया जो भी है। इसमें टेक्निकल एजेंसी, जैसे हमने आपको बताया, समाधान टेक्निकल एजेंसी भी है इसकी स्फूर्ति में, तो अगर आप उसमें जाते हैं तो आपको 8% जो है वो 100% गवर्नमेंट ही उसका पैसा देती है, आपको कुछ भी नहीं देना है टेक्निकल एजेंसी को। उसमें जो है वो 8% ऑफ दी हार्ड कॉस्ट का है और या 30 लाख रुपए, विच एवर इज लेस है, ये उसके लिए। और अगर कोई इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी या SPV है, जैसे हमने आपको बताया, वही प्रपोजल बनाती है, वही प्रपोजल सबमिट करती है, तो उसके पास 8% ऑफ दी हार्ड इंटरवेंशन या 20 लाख रुपीस, जो भी 100% गवर्नमेंट देती है। ये हमने आपको पूरा बताया। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे पूरा रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। इसमें जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो गांव में पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, उनको डेवलप करने के लिए, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनको क्लस्टर प्रोग्राम के तहत डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और इसलिए आप क्लस्टर, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या आपकी जड़ें गांव में हैं, आपके लोग गांव में हैं, आप गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं, रूरल इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इस स्कीम को अपनाइए, इसको गांव गांव तक पहुंचाइए, इसको समझिए। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताई है। ये आप क्लस्टर स्कीम या स्फूर्ति स्कीम आप वेबसाइट पे डालेंगे तो आपको लेटेस्ट स्कीम मिल जाएगी। हमारे वीडियोस भी हैं इस पे, जो काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं उस पर स्कीम का, जहाँ पे PPT पे एक एक चीज़ समझाई गई है। लेकिन यहाँ पे आज, क्योंकि ये बहुत वुमेन एम्पावरमेंट, रूरल इंडिया, और आज हमको बिजनेस मॉडल से भी बात करनी है और उसके अलावा हमको आपको एक सोशल इंटरप्राइजेस के बारे में बताना है, तो स्मॉल ये टॉक थी जो हमारे क्लस्टर के संबंध में थी। क्लस्टर की जो सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसमें जो है वो आपको जो टेक्निकल एजेंसी है या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसको जो पूरी टेक्नोलॉजी है, जो उसकी पूरी एक्टिविटीज है, उसको मैप करने की जरूरत है। उस एक्टिविटीज में क्या क्या गैप है वो देखने की जरूरत है। फिर उस गैप को भरने के लिए उसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, उसकी मशीन कहाँ से आएगी, जिससे उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो, उसको अच्छी मार्केट मिले। फिर अवेयरनेस, काउंसलिंग, ये भी बहुत जरूरी है लोगों को वहां तक लाने के लिए कि वो इस टाइप की यूनिट्स के साथ, SPV के साथ वो जुड़े। और फिर जब वो सारी मशीन और सब कॉस्ट आ जाती है तो एक DPR बनती है, जिसको हम लोग जो भी आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, वो टेक्निकल एजेंसी के साथ मिलकर एक नोडल एजेंसी को वो
डीपीआर सबमिट करती है और फिर अलग अलग मीटिंग्स होती रहती है जिसमें उस अगर सीएफसी की कॉस्ट और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कॉस्ट है उसको मिलाते हुए हार्ड इंटरवेंशन कॉस्ट के साथ सॉफ्ट और आपको एसपीवी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की साथ में टेक्निकल एजेंसी को सारा कॉस्ट जोड़ने के बाद एक प्रपोजल आप सबमिट करिए। पहले इसमें एक डायग्नोस्टिक स्टडी भी होती थी जो अभी विड्रॉ कर ली गई है, अब सीधे डीपीआर सबमिट होती है और आपको एक मीटिंग या 2 मीटिंग में आपके प्रपोजल पे डिसीजन हो जाता है जहां पर आपको 90% से ज्यादा ग्रांट मिल रही है और आपको ये सपोर्ट करने के लिए, रूरल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा टूल है। इसको और डिटेल में समझिएगा। और डिटेल में समझने के लिए हमारी वेबसाइट iid.org.in या जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप देखेंगे या मोबाइल ऐप जिसमें सब कुछ आपको कैटेगराइज मिल जाएगा, एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव, जिसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको इन डेप्थ मिल जाएगी और सर्कुलर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से, जिससे कि आप इस रूरल इंडिया में मिशन आत्मनिर्भर भारत को का सपोर्ट कर सकें। आप इससे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कि आप एसएचजीज के नाम से ये बहुत फेमस है और ये खासकर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई भी अगर कोई संस्था लगी है या कोई भी वुमेन एम्पावरमेंट को समझना चाहता है, एम्पावर करना चाहता है, तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। कैसे फॉर्म होता है, किस पे किसके लिए फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट मेनली क्या होता है, इसमें स्कीम्स क्या है। तो आज हम लोग सबसे जैसे हमने बात की कि वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल इंडिया बात की पे आज हम बात करेंगे, तो उसका सोशल एंटरप्राइजेस का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मॉडल जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजीज है। इसमें ज़्यादातर जो है वो हमारी जो भी रूरल पॉपुलेशन है, रूरल इंडिया है, रूरल जो पुअर पॉपुलेशन है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो पुअर पॉपुलेशन है एटलीस्ट रूरल एरियाज में वो 25% के आसपास है, जो बहुत बड़ा जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट कोई ना कोई उनमें या तो सेविंग की हैबिट जगाना होता है। ज़्यादातर जो लोग मनी लेंडर्स से पैसा लेते हैं ये उनके ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया जाता है और खासकर इसमें या तो वुमेन्स ही होती हैं या मेंस ही होते हैं, मिक्स को अवॉइड किया जाता है और ज़्यादातर वुमेन्स पे इसको फोकस किया जा रहा है क्योंकि वुमेन्स को एम्पावर करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है और इससे सोशल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांगली होगा और ये बहुत इफेक्टिव काम कर रहा है। इसमें क्या होता है कि उन वुमेन्स को सेलेक्ट किया जाता है या उन मैंस को सेलेक्ट किया जाता है जिन जो एक सिमिलर प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस कर रहे हैं और ज़्यादातर जो है वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि एक फैमिली से किसी एक ही मैन या किसी एक वुमेन को एक ग्रुप में लिया जाए उसके अकॉर्डिंग, जिससे कम्युनिटी डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज आ सके और स्मॉल सेविंग को वो प्रमोट करते हैं इसके तहत। इसमें ज़्यादातर जो जैसे आप सोचते हैं कि इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है, जो एक सर्कुलर है जो 1991 में आया था, जिससे अगर आप सोसाइटी कोई फॉर्म कर दें तो जैसा आप जानते हैं कि 7 मेंबर के साथ कोई भी सोसाइटी फॉर्म कर दें तो उसको सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं या कोई पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं उसको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं। पर एसएचजीज को एग्जेम्प्ट किया गया है किसी तरीके के मैंडेटरी या स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन से। इसमें 10 मिनिमम मेंबर और 20 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। ज़्यादातर 14-15 की स्ट्रेंथ रखी जाती है जितने भी एसएचजीज बनाए जाते हैं और इसमें ज़्यादातर सेम बैकग्राउंड से और पुअर होने चाहिए। अब पुअर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके लिए भी आइडेंटिफिकेशन की बात की गई है कि उनकी लैंड होल्डिंग 2.5 एकड़ से कम हो, उनकी पर कैपिटा इनकम कम हो, वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन हो या एटलीस्ट उसके आसपास हो। तो ये सब पैरामीटर्स हैं और मेन है कि ऑब्जेक्ट उस ग्रुप का एक होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो सोशल एंटरप्राइजेस के किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस या सर्विस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। इनको कैसे ही फॉर्म करा जाता है, तो इसके लिए सबसे जो हमारे गांव में हेल्थ वर्कर होते हैं, जो रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, जो बैंक के ऑफिसर्स हैं या नाबार्ड बहुत सारे ऑफिसर्स को इसके लिए डेडिकेट करती है, बैंक अपने फील्ड ऑफिसर और स्टाफ को करती है। स्टाफ जो एनजीओ का कोई भी स्टाफ हो सकता है, वो हो सकता है कोई अनएम्प्लॉयड जो है वो एजुकेटेड यूथ जो है वो इसमें फैसिलिटेटर या एनिमेटर का काम कर सकता है। ये लोग ही इसको फॉर्म कराने के लिए
जो है वो आगे बढ़ते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम बताते हैं, और इनको भी ट्रेंड किया जाता है बहुत, जो नाबार्ड, बैंक्स और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है। भी हम प्रोग्राम्स की बात करेंगे, जिसमें नाबार्ड का बड़ा ही प्रोग्राम जो है वो एक है, जिसको हम लोग विकास वॉलंटरी वाहिनी कहते हैं। उसके मेंबर्स भी जो है वो इसमें लोगों की हेल्प करते हैं। और जो ज्यादा सक्सेस रेशियो दिया गया, देखा गया है, वो सक्सेस रेशियो देखा गया है कि इसमें ज्यादातर वुमेन्स को ही प्रमोट किया जाता है। और इसमें कोई बैंक लोन देने की ऐसी कोई गारंटी या बैंक की ऐसा कुछ नहीं आता कि हम लोन देंगे, लेकिन उनको बुक कीपिंग की, उनको जो है वो मीटिंग्स की, और उनमें जो है उनको एक बार आपस में जोड़ने के लिए, सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उनकी उन स्मॉल सेविंग्स को एक साथ कलेक्ट कराया जाए, और उसके बाद वो आपस में लेंडिंग करें एक अच्छे रेट पे, जिससे कि एक ही ग्रुप के लोग हैं और आपस में वो जो उनका पैसा है वो बैंक के रेट से ज्यादा बढ़िया, इसमें कोई रेट का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, और वो आपस में लेंडिंग करके उस फंड को धीरे धीरे पहले सेविंग करते हैं, और उस सेविंग के बाद फिर लेंडिंग, जैसे नॉर्मली हम लोग शहरों में जो है वो बहुत सारे लोग किटीज बनाते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग उसके नाम पे एक सोसाइटी बना के और लोग एक दूसरे को पैसा लेंड करते हैं। ऐसे ही इसमें भी किया जाता है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज और अच्छे तरीके से होता है। और छोटे जो है वो जो पुअर लोग हैं, जो एक तरीके के बैकग्राउंड के आते हैं, उन लोगों को इसलिए प्रेफर किया जाता है कि कोई भी इसमें जो सोशल वो हो, वो एम्पावर करने के लिए कोई अगर रिच और पुअर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पुअर लोगों को उतना से नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही तरीके के जो भी कम्युनिटी में लोग काम कर रहे हैं उनको ही इसमें प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा जो मीटिंग्स होती हैं वो रेगुलरली इसमें मीटिंग करी जाती हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि 100% मीटिंग हो, इसमें मिनट्स भी बनाए जाते हैं, यहीं पे पैसा भी कलेक्ट किया जाता है, यहीं पे उनको जो है वो जो भी उनकी लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए उनको कहा भी जाता है, जिससे कि उनमें और जो एनिमेटर या जो फैसिलिटेटर है वो उनको गाइड करता है। और समय समय पे बैंक और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स भी हैं वो उनके वॉलंटियर्स या उनके स्टाफ, वो लोग भी आके इसमें प्रॉपरली इनको गाइड करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि लाइवलीहुड मिशन बहुत बड़ा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत जो 2011 में लॉन्च हुआ था। बाद में ये दीनदयाल अंत्योदय योजना में नाम ये 2015 में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें 100 मिलियन फैमिलीज को जो है वो करीब 8.5 मिलियन एसएसजीज के थ्रू बेनिफिट दिया गया। सोचिए, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है जिसमें 100 मिलियन फैमिलीज को हेल्प की गई है, और जिसमें अभी तक जो टोटल डिपॉजिट आया है वो 161 बिलियन आया है, और जो इन्होंने लैंडिंग की है अभी तक अलग अलग वो 84 मिलियन एसएसजीज को लैंडिंग की गई है, और जिसमें 88% वुमेन है। तो आप जैसे बता रहे हैं, इसमें वुमेन्स को ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर आप को ये पता चलेगा कि लोग सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोगों को लोन दिया जाएगा तो लोन में डिफॉल्ट बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमारा एनपीए जो कॉमर्शियल बैंक का एनपीए है वो 10.2% के आसपास है, अगर इसमें जो एनपीए लेवल जो एसएसजीज को फंड किया गया है वो 6.5% के आसपास है। अभी बजट में बहुत अच्छा अनाउंसमेंट हुआ है कि कोई भी जिनके पास एसएसजीज के वो मेंबर हैं और अगर वो किसी भी जनधन अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं तो 5,000 रुपए तक बगैर किसी सिक्योरिटी के, बगैर किसी फॉर्मेलिटीज के वो ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो आप सोचिए ना कि अगर कोई 10 मेंबर है तो 5,000 रुपए सब लोग ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो 50,000 रुपए तो वैसे ही आ जाता है। अगर आप कुछ नहीं करते, एक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं, शुरुआत भी करते हैं, तो इतना पैसा तो आपके अकाउंट में तुरंत ही आ जाता है कुछ काम करने के लिए, और ये मार्जिन की तरह काम करता है। इसके अलावा बहुत सारे स्कीम्स हैं जो मार्जिन मनी भी फंड करते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की हम लोग अलग उस पर स्कीम्स पे जब बात करेंगे तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं, खासकर स्पेशली नाबार्ड इसमें बहुत काम करता है और लाइवलीहुड मिशन बहुत काम करता है, तो ये सारा कुछ इसमें है। इसके अलावा जो भी एसएसजीज की जो वुमेन्स हैं वो अपने लिए या 1 लाख रुपए तक के मुद्रा का लोन ले सकती हैं, जो नॉर्मली आप जानते हैं शिशु 50,000 है, और अलग अलग उसमें
50,000 और 5 लाख और 10 लाख के लिए, किशोर 5 लाख और जो है वो तरुण को 10 लाख रुपए तक लोन मिलता है। लेकिन इसमें वुमेन्स को लिए मुद्रा का लोन स्पेसिफिकली ये कहा गया है, अगर एसएचजी के मेंबर है और वो कोई वुमेन है तो 1 लाख रुपए तक वो लोन ले सकती है इंडिविजुअल। तो आप ये सोचिए ना, अगर 5,000 का ओवरड्राफ्ट भी ले सकती है, अगर कुछ मेंबर्स 1 लाख रुपए तक मुद्रा लोन लेते हैं तो वो एक सोशल ऑब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ा फंड क्रिएट कर सकते हैं। और ज्यादातर जो है वो गांव में बहुत सारे लोग, कोई आपने देखा है लिज्जत पापड़ का पूरा एक कितनी बड़ी उन्होंने पूरी सोसाइटी में ही और एसएचजी के थ्रू ही वो लोग लेके आए हैं। ऐसे बहुत सारा काम चल रहा है, जूट पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, इसमें मशरूम में बहुत अच्छा काम चल रहा है, ग्रीक कल्चर बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। तो इसमें जो हमारे खादी में है उसमें बहुत सारे चीज़ों पे एसएचजीज काम कर रही हैं। तो एसएचजीज हर तरफ हर जगह बढ़ रहे हैं, इनको एम्पावर करना है। और आप जैसे एजुकेटेड लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो फैसिलिटेटर बन सकते हैं, एनिमेटर बन सकते हैं, जाके इनको गाइड करें, इनके लिए काम करें और इनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज दें। बैकवर्ड लिंकेज में इनको ट्रेनिंग दें, इनको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराएं, इनको अच्छी डिजाइनिंग गाइडेंस दें और फॉरवर्ड लिंकेज में इनको मार्केट दें, इनको सपोर्ट दें, इनके प्रोड्यूस को सपोर्ट दें, इनको और आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर एसएचजी सफल होंगे तो वुमेन्स सफल होंगी, क्योंकि 88% इसमें वुमेन्स है। और अगर वुमेन्स आगे बढ़ेंगी तो एक पूरी फैमिली, एक पूरी कम्युनिटी को इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग बनेगी। और इससे एक रूरल इंडिया को बहुत बड़ा, जो लोकल टू वोकल की बात है, जो गांव से ग्लोबल की बात है, उसको बहुत बड़ा बल मिलेगा। तो मैंने आपको बताया एसएचजी जो है वो लोग जो 10 से 20 लोगों के ग्रुप में एसएचजीज बना सकते हैं, या तो मैन या वुमेन, प्रेफरेबली ऐसा मिक्स नॉर्मली नहीं बनते। इनको बैंक के लिए जो है वो उनका जनधन अकाउंट में 5,000 की ओवर लिमिट मिलेगी, 1 लाख रुपए तक ये मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके अलावा ये इनका कोई रजिस्टर्ड होना मैंडेटरी नहीं है। ये मार्जिन मनी, बहुत सारी स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एप्लीकेबल होती हैं, बहुत सारे जो ट्रेनिंग है वो इनको दी जाती है। इनको लाइवलीहुड मिशन के तहत बहुत सारा ग्रांट और सपोर्ट भी मिलती है और इनके प्रोड्यूस को मार्केट भी मिलती है। तो ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप आज वुमेन्स के लिए और रूरल के लिए बहुत अच्छा सोशल एंटरप्राइजेस है ये। और इसको कैसा फॉर्मेशन करना है, कैसे बनाना है, इसमें कोई भी बैंक, स्पेशली नाबार्ड, कोई भी गवर्नमेंट, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है, एनजीओ इस पर बहुत फोकस करते हैं और ये बहुत अच्छा सोशल एंटरप्राइजेस मॉडल है। आप इसको जानिए, आप इसको फॉलो करिए, आप इसमें काम करिए, तभी ये मिशन आत्मनिर्भर भारत जो है वो सफल होगा, हम आप इसको आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू।